तेज धार में लहरों से लड़ती गर्भवती सुमित्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, क्योंकि एक तो वो बहुत थक गई थी और दूसरा उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई थी। आ हे भगवान! कुछ देर बाद पानी में ही सुमित्रा ने 3 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बच्चियों को जन्म देते ही वो लहरों का शिकार होकर दूर बहती हुई निकल गई। मेरी बच्चियां! सुमित्रा की मौत हो गई। उधर कुछ ही दूरी पर तैर रही एक विशालकाय मछली की नजर पानी के बीच उन बच्चियों पर पड़ी। मछली तेजी से उनकी ओर बढ़ी। बच्चियां लगातार रोई जा रही थी। कुछ देर बाद वो मछली उन बच्चियों के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और तीनों को निगल गई। अगले दिन की बात है। नदी के दूसरे किनारे पर हीरा मांझी नाम का एक मछुआरा मछली का जाल नदी में फेंककर मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आज कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। कई दिनों से केवल छोटी मछलियां ही जाल में फंस रही हैं, और वो भी थोड़ी। अचानक हीरा को अपने जाल में कुछ हलचल महसूस हुई। वो अपने जाल को खींचने लगा। अरे, जाल तो बहुत भारी लग रहा है। इसे खींचने में मेरा दम फूल रहा है। लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। हीरा ने अपनी पूरी ताकत से जाल को खींचा और उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान! हे इतनी बड़ी मछली! सही कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मजा आ गया। इसके तो बाजार में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हीरा उस मछली को लेकर मछली बाजार में गया। मछली बाजार में जिसने भी उस मछली को देखा वो आश्चर्य में पड़ गया। वाह हीरा भाई, क्या किस्मत पाई है तुमने। इतनी बड़ी मछली तो हमारे हाथ कभी नहीं लगी। क्यों नजर लगा रहे हो भाई? और बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि ऐसी मछली हर दिन मेरे हाथ लगती है। पिछले कई दिनों से छोटी छोटी मछलियों से ही गुजारा चल रहा था मेरा। यह तो आज जल देवी की मेहरबानी हो गई और मेरे जाल में यह फंस गई। उसके बाद हीरा बाकी लोगों की तरह अपनी मछली को बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। मछली ले लो, मछली, सबसे बड़ी मछली। मछली बाजार में उस दिन शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ गोविंद राय भी एक बड़ी मछली की तलाश में आए थे, क्योंकि आज उनके यहाँ एक भोज था जिसमें वो गरीबों को मछली और भात खिलाने वाले थे। हाँ, काफी देर हो गई, लेकिन जितनी बड़ी मछली मुझे चाहिए थी वो मिल ही नहीं रही। लगता है छोटी छोटी मछलियां ही लेकर जाना होगा। तभी गोविंद राय की नजर हीरा और उसकी मछली पर पड़ी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वो उसके पास गए। अरे भाई, तुम्हारी मछली तो बहुत बड़ी है, मुझे इसी की जरूरत है। कितने का दिया ये? हीरा की नजर गोविंद राय पर पड़ी तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई। अब शहर का सबसे अमीर आदमी उसके पास खड़ा था तो किसी का भी दिल मचल जाता। उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि साहब, 10,000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। बहुत मेहनत से पकड़ा है मैंने इसे। अच्छा, ये लो 10,000 रुपए, और ये मछली मेरी गाड़ी में रख दो। गोविंद राय उस मछली को लेकर घर आ गए और अपने नौकरों से उसे बनाने के लिए बोला। लेकिन जैसे ही उनके नौकर ने मछली का पेट फाड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो भागता हुआ गोविंद राय के पास गया। गोविंद राय उस समय अपनी पत्नी शांति के पास बैठे कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। ये क्या कह रहे हो तुम? मछली के पेट में इंसान का बच्चा? ये कैसे हो सकता है? मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। एक नहीं 3 बच्चियां मछली के पेट में हैं। गोविंद राय और उसकी पत्नी रसोई की ओर भागे और जब वो वहां पहुंचे तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां मछली के पेट में पड़ी रो रही थी। शांति और गोविंद राय ने तुरंत उन बच्चियों को गोद में उठा लिया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके घर में वो अनमोल चीज आ गई जिसके लिए वो पिछले 10 सालों से परेशान थे। भगवान भी अद्भुत लीलाएं दिखाता है। देखिए, आज उन्होंने मेरी गोद भर दी। एक नहीं 3 बच्चियां उन्होंने हमें दे दी, जिसके लिए हम पिछले 10 सालों से कहां कहां नहीं गए, क्या क्या नहीं किया। सच में भगवान अद्भुत लीलाएं ही तो दिखाता है। इन 3 बच्चियों को मारने की पूरी साजिश हुई, लेकिन ये जिंदा थी और शहर के सबसे अमीर आदमी के घर में थी। इन्हें मारने की साजिश रचने में इन बच्चियों के परिवार वालों का हाथ था। इनकी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सुमित अपनी पत्नी काम्या, अपनी माँ विमला देवी, अपने पिता राजेंद्र नाथ और अपनी बहन कनिका के साथ पूरी स्पीड में कार से नदी की ओर चला जा रहा था। उन दिनों अत्यधिक बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वे सभी नदी के किनारे पहुंचे। वैसे तो इस तरफ कोई नहीं आएगा क्योंकि इन तीनों नदी का पानी बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम लोग नजर रखो। ठीक है भैया। उसके बाद सुमित अपनी कार से बाहर निकला। उसके साथ उसकी पत्नी काम्या भी थी। वो दोनों गाड़ी के पीछे डिक्की के पास गए। सुमित ने डिक्की खोली। डिक्की में एक बॉक्स रखा था। सुमित और काम्या उस बॉक्स को निकालने की कोशिश करने लगे। सुमित, ये तो बहुत भारी है। हाँ, भारी तो है। सुनो ना,
इस बॉक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके अंदर से उसे निकाल देते हैं, बाद में इस बॉक्स को भी यही नदी में फेंक देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुमित और काम्या ने बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर एक गर्भवती औरत जिसका नाम सुमित्रा था वो अचेत अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने उसे संभाल कर निकाला और नदी के किनारे ले गया। मारो इसे धक्का और पाओ मुक्ति। उसके बाद काम्या और सुमित ने गर्भवती सुमित्रा, जो सुमित की पहली पत्नी थी, उसे नदी में धक्का दे दिया। काम्या सुमित की दूसरी पत्नी थी। सुमित और उसके परिवार वालों को लड़के की चाहत थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि सुमित्रा के पेट में लड़कियां हैं और वो भी एक नहीं 3-3, तो देखो, मैं और मेरा पूरा परिवार नहीं चाहता कि तुम इन बच्चियों को जन्म दो, इसलिए तुम इसे कोख में ही मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक माँ अपने बच्चों को मार दे, ये कैसे हो सकता है? भाभी, भैया जो कह रहे हैं वो करिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। सुमित बेटा, मैंने कहा था ना कि ये पागल है, ये हमारी बात नहीं सुनेगी। तुम दूसरी शादी की तैयारी करो अब, उसके बाद इसका और इसकी बच्चियों का क्या करना है वो बाद में तय करेंगे। सुमित ने काम्या के साथ दूसरी शादी कर ली और उस दिन के बाद से तो सुमित के परिवार वालों और खुद काम्या ने उसका जीवन नरक बना दिया। वो ना तो उसे ठीक से खाना देते, ना ही पहनने को कपड़े, ऊपर से पूरा परिवार उसे बेरहमी से मारता था। सुमित, मेरे तो हाथ ही थक गए, अब तुम्हें इसकी हेकड़ी और इसे घर से निकालो। आप लोग मार मार कर मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? हाँ, नहीं जाओगी? रुको, तुम्हें बताता हूँ। माँ, जरा मोमबत्ती जलाकर तो ला। बेरहम सुमित न सिर्फ मोमबत्ती की लौ से उसके चेहरे और शरीर को जलाता, बल्कि उन घावों पर नमक और मिर्च भी डालता। सुमित्रा बेचारी चीखती और चिल्लाती, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, बहुत जलन हो रही है। दर्द से कराते कराते वो बेहोश हो गई। उसके बाद, सुनिए जी, ये मार खाती रहेगी लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी। क्यों ना इसे हम एक लकड़ी के बक्से में डालकर नदी में फेंकाएं, एक बार में सारा का सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने वही किया। बहरहाल समय का पहिया आगे बढ़ता गया। सुमित्रा की तीनों बेटियां, जिसका नाम गोविंद राय और उसकी पत्नी ने लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती रखा था, बहुत ही प्यार से उनके यहाँ अच्छे संस्कारों के साथ पलने लगी। इस बीच सुमित की पत्नी काम्या ने एक लड़के को जन्म दिया। सुमित और उसका परिवार तो बेटा चाहता ही था, इसलिए उसके जन्म के बाद तो घर में खुशियों का त्योहार मनाया जाने लगा। वाह काम्या वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर बेटा पैदा हुआ है। बेटा, हम इसे युवराज की तरह पालेंगे और इसका नाम भी होगा युवराज। सुमित और उसका परिवार युवराज से बहुत प्यार करता। उसकी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी की जाती। समय और आगे बढ़ा और जैसे जैसे आगे बढ़ा, युवराज की डिमांड भी आगे बढ़ी। वो इतना जिद्दी हो गया कि अगर कोई उसकी एक बात नहीं मानता तो आफत आ जाती। युवराज के 21वें जन्मदिन की बात है। ए बुढ़िया, ज्यादा दिमाग मत दे मुझे, हाँ समझी? नहीं तो एक लात मारूंगा, इस घर से निकाल दूंगा। युवराज बेटा, अपनी दादी से क्या कोई ऐसे बात करता है? देखो माँ, तुम भी मुझे मत सिखाओ कि कैसे बात करनी है या नहीं करनी है। मुझे ये बाइक चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं इस बुढ़िया की किडनी बेच दूंगा। अरे मेरे पोते, ऐसा क्यों कह रहा है? अब तक ऐसा हुआ है कि तुमने जो मांगा वो नहीं मिला, लेकिन वो क्या है ना कि अभी तुम्हारे पापा का काम ठीक से नहीं चल रहा है, इसीलिए। अरे तो फिर बुआ को बोलो ना नाचने का काम करे, नाचने वाली को बहुत पैसे मिलते हैं। कल ही मैं 20,000 रुपए नाचने वाली को देकर आया हूँ। अपने परिवार के लाड प्यार में युवराज पूरी तरह बिगड़ गया था। दुनिया की हर बुराई उसके अंदर आ गई थी। वो नशा करता, चोरी करता, जुआ खेलता, नाच देखने क्लब में जाता, पापा के ऑफिस से पैसे चोरी करता। युवराज, युवराज, तुमने आज ऑफिस से फिर 50,000 रुपए बिना मुझसे पूछे लिए। इसमें पूछना क्या पापा? हाँ, मैं कोई नौकर हूँ क्या कि पूछूं? इस घर का मालिक हूँ ना। हाँ हो तो मालिक, लेकिन इस तरह हजारों हजारों रुपए कहाँ खर्च करते हो? क्या पापा, क्या बकवास सवाल कर रहे हो? हाँ, जवाब दूं? अय्याशी करता हूँ। चलिए, कभी मेरे साथ चलिए। क्या दिन भर बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं। सुमित काफी दिनों से अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज तो हद हो गई। इसलिए उसने गुस्से में उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखिए पापा, अब बाप है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो करेंगे मैं सह लूंगा। हाथ मेरा भी उठ सकता है, इसलिए हाथ संभाल कर रखिए, नहीं तो तोड़ दूंगा। युवराज की इस बेशर्मी पर पूरे परिवार को गुस्सा आया, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि युवराज को बिगाड़ने में उनका ही हाथ था। कई बार तो युवराज के दादा और दादी ने ये भी कहा कि अगर पोता ऐसा होता है तो इससे अच्छा था कि भगवान हमें पोती ही दे देता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। एक दिन युवराज ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चोरी से करवा ली और उन सभी को घर से निकाल दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये पापा हैं तुम्हारे। माय डियर लेडी, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। मुझे पैसों से यारी है, प्रॉपर्टी से यारी है, और अब ये सब कुछ मेरा है।
इसलिए 1 मिनट के अंदर सभी के सभी यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। समय बहुत बलवान है। समय के चक्र ने सुमित और उसके परिवार के सामने ये स्थिति ला दी कि उन्होंने मंदिर के आगे भीख मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि सुमित और काम्या दोनों के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। विमला के पति का देहांत हो गया था। सुमित की बहन कनिका के शरीर में भी बड़ा सा घाव हो गया था, जिसमें कीड़े बुलबुलाते रहते थे। इस बुढ़िया को कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो। एक दिन की बात है, वे सभी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। तभी वहां पर लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती आई। ये वही दिन था जब सेठ गोविंद राय को तीनों बच्चियां मछली के पेट में मिली थी। इस कारण वो इस दिन उन बच्चियों का जन्मदिन मनाते थे और गरीबों को ढेर सारा दान किया करते थे। गोविंद राय ने तीनों बच्चियों की बहुत अच्छे से परवरिश की थी। लक्ष्मी डॉक्टर थी, दुर्गा पुलिस में थी और सरस्वती अपने पिता का बिजनेस संभालती थी। जब तीनों बच्चियां दान कर रही थी, तभी उनकी नजर सुमित के परिवार पर गई। उसे देख उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने उन्हें भी ढेर सारी खाने की चीजें और कपड़े दिए। साथ ही सुमित की माँ की ओर देखकर उन्होंने कहा, दादी माँ जी, देखिए मैं डॉक्टर हूँ। आप जैसे लोगों के लिए मैंने अस्पताल खोला है जहाँ मैं मुफ्त में इलाज करती हूँ। कृपया मुझे मौका दें कि मैं आपके परिवार वालों का इलाज कर सकूं। सुमित की माँ ने जब उन बच्चियों की ओर देखा तो पता नहीं उन्हें देखकर ऐसा क्यों लगा कि उनकी मरी हुई बहू उनके सामने आ गई है। बहरहाल अगले दिन वो अपने बेटे, बहू और बेटी को लेकर लक्ष्मी के अस्पताल में गई। वहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। वहीं सुमित की माँ को पता लगा कि सालों पहले सेठ गोविंद राय को ये बच्चियां मछली के पेट में मिली थी। हो ना हो, ये सारी बच्चियां सुमित्रा की हैं। इनके नए नक्श उससे मिलते हैं। सालों पहले कितनी बड़ी भूल हो गई थी हमसे, जिस बेटे के चक्कर में हमने अपनी गर्भवती बहू को नदी में फेंका था। आज उसी की बच्चियां हमारे काम आ रही हैं। विमला देवी ने उन बच्चियों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो किस मुंह से कहती कि उन लोगों ने ही उनकी माँ को मारा है और उन बच्चियों को भी मारने की कोशिश की थी। बहरहाल लक्ष्मी के इलाज से सुमित, काम्या और कनिका की तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन विमला देवी ने उन बच्चियों की असलियत उन्हें बताई। उन सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।